Hello, dear students and parents. It is a critical situation for all those जो ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लाइक जेई और नीट बैलेंस नहीं किया जा सकता। वो लोग फील करते हैं कि यार फंस गए, बहुत खतरनाक स्थिति हो गई, बट इट्स नॉट लाइक दिस। मैं आपको बता सकता हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे बच्चों की, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की वाकई ज़िंदगी खराब की है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे के साथ में कई सारे दूसरे स्टूडेंट्स की भी ज़िंदगी खराब कर दी, ये कह के अरे यार उसके साथ ऐसा हो गया था, उसका बोर्ड एग्जामिनेशन भी ख़राब हो गया और उसका जो है कॉम्पिटिटिव लेवल भी ख़राब हो गया और कुछ नहीं होता है, और इन दोनों एग्जामिनेशंस को बैलेंस नहीं किया जा सकता है। अब आप चलिए निकलिए, लोगों से पूछिए, सब लोगों की यही राय होगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो सामान्य लोग हैं वो सामान्य तरीके से काम करते हैं और फिर जो निष्कर्ष आते हैं, परिणाम आते हैं, वो भी सामान्य होते हैं। बहुत सीधी सी बात है भाई। आप डर गए ना, आपको महसूस हो गया कि नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट, इनका प्रिपरेशन अलॉन्ग विद क्लास 12 नहीं किया जा सकता, और फिर आपने कहा कि सरेंडर कर दिया आपने, ठीक है, तो आप पीछे रह गए ना, आप भीड़ का हिस्सा बन गए। कुछ लोगों ने पूछा अरे यार किसी ने और ने भी तो किया था, और आप यदि ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपको जितने भी टॉपर्स हैं, चाहे वो जेई मेंस और एडवांस का हो, चाहे वो नीट का हो, मीन्स आइदर इट इज़ फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इट इज़ फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो टॉपर्स आपको मिलेंगे वो अलॉन्ग विद क्लास 12 होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स हैं, कई स्टूडेंट्स और भी हैं। अरे यार नीट में किसी की रैंक 1000 है तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है भाई, किसी की 4000 रैंक आई है नीट में, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जिसकी फर्स्ट रैंक आई है वही अच्छा थोड़ी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। नीट में यदि आप मींस फर्स्ट 5000 या फर्स्ट 7000 तक भी अपनी रैंक लेके आते हैं, यू आर गुड फेलो, यू आर अ वेरी गुड फेलो, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए, उन सबको अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, और यहाँ तो सबके सब लोगों को समझ है कि एमबीबीएस एक कॉमन डिग्री है, ठीक है। तो मैं आज उस बैलेंसिंग पे बात करने के लिए आया हूँ कि अलॉन्ग विद क्लास 12 हाउ टू बैलेंस बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एंड मेडिकल एंट्रेंस। लेकिन हाँ, ये बैलेंसिंग का एक आर्ट है, ये आर्ट आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इस आर्ट को समझने से पहले आपको करेजियस होना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा अपने आप पे और उन लोगों पे जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन दोनों पे फेथ मेंटेन करते हुए यस वी कैन, हम कर सकते हैं, तब आप कर पाएंगे। यदि आपने हार मान ली, आपने ये डिसाइड कर लिया इट कांट बी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता यार, है ना। समझना इस चीज को, जब तक आप नहीं जीतना चाहते तब तक कोई दूसरा आपको जिता नहीं सकता। समझ आ रही है मेरी बात में। तो चलिए पहले लॉजिकली, हम ये वर्ड लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्क से संबंधित है ये, तो पहले सोचे तो सही है क्या, गेम क्या है, ठीक है ना, गेम के रूल्स क्या है, और उन गेम के रूल को फॉलो करते हुए हाउ टू विन, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको कहा कि भाई 12 सीबीएसई के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 4 मई से 10 जून तक चलेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 1 मार्च से बिगिन कर जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट अप टू 15 जुलाई। ठीक, समझ आ गया। ये अभी अभी मिनिस्टर साहब ने, पोखरियाल साहब ने ये सारी की सारी चीज़ें बताई एक वेबिनार के थ्रू। तो मुझे पता है कि मेरा एग्जामिनेशन कब बिगिन करना है, 4 मई को, और मुझे प्रैक्टिकल्स देने 1 मार्च से, ठीक है। प्रैक्टिकल एक रूटीन प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होता है ये, और इसकी डेप्थ पे भी हम नहीं जाना चाहते। बेसिकली तो ये मैनेज कर लिए जाते हैं। आई एम सेइंग वेरी फ्रेंकली टू यू ऑल, ठीक है, जो भी है वो मैंने कह दिया आपको। टीचर झूठ नहीं बोल पाता यार, है ना, मैनेज किए जाते हैं ये। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई जेई मेंस, तो आप मुझे कहेंगे सर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। और नीट की यदि मैं आपसे बात करूं तो अब तक का ट्रेंड ये कहता है कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश हो जाते हैं उसके भी बाद में करीब करीब 1 मंथ मिल जाता है, मोर देन 1 मंथ। तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपके फिनिश हो रहे हैं जून में,
तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि या तो जून एंड में एग्ज़ाम होना है या फिर जुलाई में होना है। और यदि ऑनलाइन कर दिया गया और आपको मोर देन 1 अटेम्प्ट दे दिए गए, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, कि ऑनलाइन कर दें और एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो दे ही दें इनको भी। जब जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं तो ऑनलाइन करके बहुत इजीली नीट को भी जिसे कह सकते हैं 2 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। तो 1 कैन बी इन द एंड ऑफ जून एंड 1 कैन बी इन द एंड ऑफ जुलाई, ठीक है। अब पहले ये पता करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने आपको जेई मेंस के लिए कहा कि वो फरवरी अटेम्प्ट है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। यहां देखूं तो फरवरी में 23, 24, 25, 26 एंड मार्च में 15, 16, 17, 18। अब देखिएगा अप्रैल का कोई अटेम्प्ट हम यदि देना चाहें तो या ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि 27 को देंगे या 30 को देंगे, बट आपको जो अलॉट होगा, जो भी डे और शिफ्ट आपको अलॉट होती है वो 27 से 30 के बीच में होगी यदि आप अप्रैल अटेम्प्ट पे सिंसियर हैं तो। और फिर आपको इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा, मुश्किल से आपको 3 या 4 दिन मिलेंगे और आपको शिफ्ट करना पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ। तो आप यहाँ अप्रैल अटेम्प्ट यदि जिसे कहते हैं कि आप फोकस कर रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्विच ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। असंभव तो नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपके इस डेट के, अप्रैल की जो डेट्स हैं जेई मेंस की और आपके पास 12 सीबीएसई की जो डेट्स हैं वो बहुत क्लोजर टू ईच अदर हैं। तो अब लॉजिक ये कहता है कि यार अप्रैल अटेम्प्ट पर मुझे फोकस अभी तो नहीं करना चाहिए, मैं कोई और पाथ देखने की कोशिश करता हूँ। आपके एग्जाम मई से जून तक चल रहे हैं और कब तक चल रहे हैं? 10 जून तक। तो ये जो मई वाला अटेम्प्ट है ये तो आपके एग्जामिनेशन के इन बिटवीन फंस गया। हो सकता है कि आपका एक एग्जाम 26, वैसे तो ये किसी भी हालत में एक दूसरे से क्लैश नहीं करेंगे। तो ये मुझे कंफर्म पता है कि जब 4 मई से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन 24, 25, 26, 27, 28 को तो नहीं होना है। इन डेट्स पे तो नहीं होना है, इनके 1-2 दिन पहले भी नहीं होना है, इनके 1-2 दिन बाद भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका सेंटर और जेई मेंस का सेंटर अलग अलग शहरों में संभव है। बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग इस चीज को। तो आपने कहा सर ये मई तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। सपोज मेरा कोई एग्जाम 4 जून को है और मेरा 28 मई को मेरा जेई मेंस है, तो फिर मुझे एक एग्जामिनेशन सेंटर से चल के दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना है। कोविड की क्या कंडीशन है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या कंडीशंस है, सब कुछ भविष्य के घर में मालूम नहीं है। तो ये अटेम्प्ट पे भी लॉजिकल डिसीजन ये आता है कि हम अभी फोकस नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, जो लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो ये डिसाइड कर लें कि जो क्लास 12 के साथ तैयारी कर रहे हैं ना, ये पूरा टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद क्लास 12 फॉर दीज एग्जामिनेशंस। एग्रीड? तो आप ये डिसाइड कर चुके कि सर अप्रैल और मेरे जो मई के अटेम्प्ट हैं ये मैं उस सिंसियरिटी से या उस फोकस से अटेम्प्ट नहीं कर सकता जिससे मैं फरवरी और मार्च को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एग्जाम तो देने ही हैं, एग्जाम तो देने हैं। आप वहाँ देख लीजिए, कई बार तो आपका मन होगा कि यार ठीक है अप्रैल वाले को नहीं देते, मई को नहीं देते। मैं जानता हूँ मिनिमम अटेंडेंस रहेगी इन एग्जामिनेशंस में, यहाँ अटेंडेंस मैक्सिमम रहेगी, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे ये मालूम है कि मेरा फरवरी और मार्च ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो फरवरी अटेम्प्ट को आप बहुत आसानी से, मैंने आपको कहा कि फरवरी अटेम्प्ट को रिहर्सल के फॉर्म में ले सकते हैं आप। ये स्पेलिंग पे तो ए ऊपर लिखा है मैंने। तो आप ये सोचिए कि मेरा अटेम्प्ट मार्च का इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो है जो मेरे लिए फाइनल है और ये मेरे लिए प्री फाइनल है, ठीक है ना, जिसे आप सेमीफाइनल भी कहते हैं। तो मुझे फरवरी अटेम्प्ट पे पूरा जी जान तो लगाना ही है, लेकिन मुझे पता है दैट इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल थिंग फॉर मी। मैं, कई बच्चे पहली बार देंगे क्लास 12 के साथ जो स्टूडेंट दे रहे हैं, दे ऑल आर गिविंग फर्स्ट टाइम, है ना। ये जो बच्चे अलॉन्ग विद क्लास 12 है ये तो पहली बार दे रहे हैं। तो पहली बार आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे, पहली बार सब कुछ होगा। तो
ये इट कैन बी ए रिहर्सल फॉर यू। और जिसने इस रिहर्सल की भी अच्छी तैयारी की उसके लिए यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर मैं मार्च 18 को फ्री हो जाऊंगा जेईई मेंस से, और मार्च 18 को आप फ्री हो गए तो आप मुझे कह सकते हैं कि लगभग 12-13 दिन तो आपके पास मार्च के बचे, पूरा अप्रैल बचा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ऑफ 45 डेज यू आर हैविंग टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है, पूरा 45 दिन मिलता है, ठीक है ना। और जहां तक हमारा नीट का सवाल है, नीट तो जुलाई में होना है, तब तो आप बोर्ड एग्जामिनेशंस को अभी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं मिक्स मोड की वो करते रहिए, एंड इट विल बी इन जून एंड जुलाई। तो वहां तो अभी बात करना बहुत ज्यादा लाजमी नहीं है, लेकिन अब ये कन्फर्म है लॉजिकली कि मुझे अप्रैल और मई पर उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मेरा फोकस फरवरी और मार्च पर पूरा रखना है। अब क्या होता है कि तरह तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अरे यार फरवरी तो आ गई, अरे यार कैसे आ गई, जनवरी का पूरा मंथ है आपके पास में और ऑलमोस्ट भी फरवरी का पूरा मंथ है, और आपको ये पता तो था ही सही कि एग्जामिनेशन होने हैं, ठीक है ना। और आपके पास अभी भी पता है कि फरवरी तो मेरा रिहर्सल है, तो यू आर हैविंग कंप्लीट ऑलमोस्ट, यू सी जनवरी पूरा है, फरवरी पूरा है, तो लगभग आप मान के चलें 60 डेज, और ये 75 डेज हैं आपके पास में। एग्रीड। तो आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है दैट दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन, it is a rehearsal, and now I have to make the timetable, I have to go for the revision schedule, I have to identify my weak points and I have to improve them। ये सब काम आपको कर लेना है, ठीक है ना। पर उससे पहले भी और मुद्दे की बात अभी करते हुए चलते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं पूरी तरीके से। अब कई स्टूडेंट्स जब इस तरह की बात करते हैं ना कि यार द प्रिपरेशन फॉर engineering entrance examination and the preparation for medical entrance examination and the preparation of board examinations are of different rainbows, are of different frequencies। अब ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, बच्चे बड़े तनाव में आ जाते हैं और इस तरह का तनाव नहीं देना चाहिए, और ये इतनी गलत चीज़ें हैं, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को फिनिश करती हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो 12th बोर्ड पर जब आप प्रिपरेशन करते हैं, जिसे कहा जाता है सिंसियर प्रिपरेशन, तो स्टूडेंट और टीचर सबसे पहले कहता है कि भाई मुझे सैंपल पेपर्स देखने हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन आउट, मुझे एग्जामिनेशन स्कीम देखनी है। तो आप देखेंगे कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दो चीजें अवेलेबल है। सैंपल पेपर्स में एक तो एमएस का मतलब मार्किंग स्कीम अवेलेबल है, और एक एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। व्हाट आई सेड, एमएस मींस मार्किंग स्कीम एंड वन इज एसक्यूपी। अब सुनना, मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं इस समय, और उन लोगों से भी बात कर रहा हूं जो भय उत्पन्न करते हैं यार जबरदस्ती का। देखिए हर कोई तो ये कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन हम किसी का ये अधिकार नहीं छीन सकते कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा, ये किसी को नहीं कह सकते। मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और सब लोगों को अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पता होती हैं, ठीक है ना। तो जो लोग कैपेबल हैं वो जबरदस्ती डर की वजह से अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अधिकतर ऐसा होता है। मैं जानता हूं कि जितने भी लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि वो कैपेबल नहीं थे, वो कैपेबल तो थे, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटीज को प्रॉपरली एस्टिमेट ही नहीं कर पाए। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं। वो इसी बात में रह गए, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा भैया। तो उन्होंने, जब किसी ने उनसे कहा ना तुमसे ना हो पाएगा, तो उन्होंने बिलीव कर लिया उस पर कि यार ये कह रहा है हमसे नहीं हो पाएगा, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल? यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ पपेट। You are behaving like a puppet that someone else is controlling you. Someone else is controlling your actions. अरे यार वो तो कठपुतलियाँ होती है कि जिधर जिधर डोर हिलती है उधर उधर उनके हाथ पैर और आंखें चलते हैं। आप कठपुतली थोड़ी हैं, ठीक है ना। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का हाल क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में असर्शन रीजन है। देखिएगा आप
सिंपल क्वेश्चन पेपर्स में आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से जिसे कहते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप। क्यों? क्योंकि पेपर पैटर्न बदल गया है ना भाई, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इतनी अब अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एंड दिस इज एग्जांपल 1। स्टूडेंट इज देयर, वो प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, फॉर जेई मेंस और फॉर नीट, और वो 12th का एग्जाम भी दे रहा है। और मैंने यहाँ एग्जाम्पल 1 उठाया है फिजिक्स से, तो मैंने सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन लिया आपके सामने, और मेरे ख्याल से आइडेंटिकल ही होना चाहिए। कैलकुलेशन करवा रहा है आपका एग्जामिनर, एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम having z is equals to 3। एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब ये जो क्वेश्चन है ये कहां का है, सीट केयरफुली, दिस इज फ्रॉम सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये फिजिक्स का एक सेक्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ये फिजिक्स में भी, ये केमिस्ट्री में भी है। बच्चे ने कहा ठीक है सर, सेकंड ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, एल इज एंगुलर मोमेंटम, और वो कहता है सर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। एंड चूंकि इसने प्रिपरेशन की हुई है इसलिए इसे पता है कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, एंड इट इज द होल मल्टीपल ऑफ h/2π। और n क्या है, 1 2 3, ये आपका ऑर्बिट है कि मैं कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हूं। तो आप सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आपका सेकंड ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, इट इज सेकंड ऑर्बिट एट 2 into h/2π बस बोर्स ऑर्बिट होना चाहिए, बोर्स एटम होना चाहिए, वो उसका जेड क्या है, इसकी डिपेंडेंसी नहीं है भाई, एंड योर आंसर विल बी h/π, है ना। अब ये सेम क्वेश्चन इस तरह का आप उठा के कोटा के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को पिकअप कीजिए और आप देखिए तो इस तरह के क्वेश्चंस की वहां भरमार मिलेगी, आपको भरमार मिलेगी। अरे यार, कंसेप्ट कैसे बदले जा सकते हैं। बोहर साहब ने जब थ्योरी दी थी, दैट्स पॉपुलरली नोन एज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, उस जमाने में हम आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं रहते थे यार। उनको थोड़ी पता था कि वहाँ नीट की परीक्षा में ऐसा होगा या वहाँ जेईई मेंस की परीक्षा में ऐसा होगा, बोर्ड परीक्षा कुछ और होगी। उन्होंने अपना एक सिंपल थ्योरी दिया जिसको हम पढ़ रहे हैं, और उस थ्योरी को कोई बदल नहीं सकता। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन नीट एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन जेईई, और इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। एक ही चीज़ है ना, वो तो अलग अलग कैसे हो सकती है। तो अब स्टूडेंट जो लॉजिकली पढ़ रहा है, अब उसने क्या किया कि सर मुझे 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और मुझे नीट और जेईई भी देना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन देखा है और एंगुलर मोमेंटम को पढ़ते हुए, थ्योरी को पढ़ते हुए आई एम डूइंग इट। अब ये क्वेश्चन जब आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा तो यार आपको पेन थोड़ी चलाना है वहाँ, तो वो तो और आसान हो गया आपके पास में। वो पूछेगा कि एल का वैल्यू होगा इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम हैविंग z इज इक्वल्स टू 3, और आपको यहाँ पे इस तरह के 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। और आपको यहाँ 4 ऑप्शंस जब दिए जाएंगे, उनमें एक होगा 3h/2π, एक होगा h/π, एक होगा आपके पास में h/2π, इज दैट क्लियर, एक होगा आपके पास में 2h/π, एंड आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस यू विल हैव टू सेलेक्ट। अभी भी प्रोसीजर तो वही है, 2 into h/2π। अब बाय द वे आपने यहाँ सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैं टिक क्या कर रहा हूँ। कैलकुलेट तो कर लिया आपने 2 into h/2π, और वो आना चाहिए h/π, पर इधर उधर हो गया कुछ, या आपको ये लगा कि ये z गलत पढ़ लिया, ठीक है ना, फोकस से नहीं पढ़ा, आपको लगा कि भाई nh/2π में n पे ध्यान ही नहीं किया, सेकंड ऑर्बिट पे आपको लगा यही n इक्वल्स टू 3 और आपने 3h/2π था भी फर्स्ट ऑप्शन ही। तो आपको क्या करना होता है, इसी चीज पर क्या मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड करना होता है, ठीक है ना। तो सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया एक सब्जेक्ट लेते हुए, एक टॉपिक लेते हुए, कि आपके पास में थ्योरी इज कॉमन
क्वेश्चंस आर कॉमन, फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चंस बदलता है, फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चंस बदलता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो सिंसियर एस्पायरेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं वाकई में, वो किसी भी उठा के एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, तो वो सबसे पहले उसे उठा के बोर्ड लेवल पे प्रिपेयर करता है। ठीक है, दैट ये थ्योरी है, ये मुझे डेराइव करना है, ऑल दीज थिंग्स। यहां वो लिखेगा दैट व्हाट आर द पोस्टुलेट्स गिवन बाय बोर साहब। ठीक है, क्या खामियां थी रदरफोर्ड मॉडल की, इन सब की वो राइटिंग प्रैक्टिस भी करेगा, समझना इसको, इन सब की वो राइटिंग प्रैक्टिस भी करेगा। अब उसने डिसाइड कर रखा है कि मुझे पहले फोकस किस पे करना है, तो आपको पता है कि फरवरी मेरा रिहर्सल है, मार्च में मुझे एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद मेरे पास पूरा अप्रैल और मई है, ठीक है, तब मैं बोर्ड एग्जाम पे फोकस करूंगा। तो अभी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, उनको पढ़ तो रहा है, पर उनके राइटिंग प्रैक्टिस पे अभी वो फोकस नहीं कर रहा। अभी वो फोकस कर रहा है हाउ टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। पैटर्न बदला है ना जेईई का भाई, मजा आ गया इस बार तो। आपको 90 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और 10 क्वेश्चन कैसे आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। उसमें से करने कितने हैं आपको? वही 5। तो ऑप्शंस मिल गए भाई आपको, तो है ना, इजी हो गया हमारे लिए। तो वो डिसाइडेड है कि अभी मैं इस पूरे के पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पोस्टुलेट्स देख लिए उसने सारे, फॉर्मूलेज देख लिए उसने सारे, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और उसने उठा के आपके क्वेश्चंस कर लिए, किस पे? बोर्ड लेवल के भी, और उठा के ऑब्जेक्टिव टाइप एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। तो पहली स्टेप पे तो इस स्टूडेंट को थ्योरी पढ़नी थी, फॉर्मूलाज एनालिस्ट करने थे, लेकिन फॉर्मूला आप एनालिस्ट ही करते रहोगे, कभी याद नहीं होंगे। उन फॉर्मूलाज को एनालिस्ट करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो वन फॉर्मूला बेस्ड पे ही कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बोर्ड प्रिपरेशन करनी है, वो बार बार फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उनको, ठीक है ना। तो उसने इस पूरे चैप्टर को लिया और उसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और उठा के, जिसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयार कर लिया। स्पीड तो आपको मेंटेन ही करनी पड़ेगी, वो तो क्लियर है आपके पास में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको, जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसका तो यूज कीजिए, लेकिन आप एनटीए अभ्यास ऐप जो है ना, उसको जबरदस्त यूज कीजिए। ये एनटीए अभ्यास ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। मैं आगाह कर रहा हूं, सारी दुनिया इसकी बुराई करती है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी टेस्ट सीरीज बेचनी है, ये फ्री में मिलता है। तो जब बच्चा इसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है ना, तो वो दूसरों की टेस्ट सीरीज खरीदता नहीं है, ठीक है। उनके स्वार्थ पे चोट पहुंचती है, इसलिए वो चीटर बन के आपको मना करते हैं कि एनटीए अभ्यास ऐप पर मत जाइए। बट इट इज रॉन्ग, आई एम नॉट अ चीटर, आई एम ट्रथफुल टीचर। एनटीए अभ्यास ऐप पर ही फोकस होगा आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पेपर, चाहे वो जेईई मेंस है, चाहे वो नीट है। और आपका जो पूरा बोर्ड का प्रिपरेशन है वो आपके सैंपल क्वेश्चंस पर, और कौन से सैंपल क्वेश्चन पेपर? जो ऑफिशियल बोर्ड ने दिए हैं आपको, सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो ऑफिशियली रिलीज किए हैं कि ये मार्किंग स्कीम है और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऑफिशियली, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो कुछ भी कॉस्ट नहीं पे करना आपको, ठीक है। तो आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लिया, और एक काम और सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि एक अलग से कॉपी बना लीजिए, दैट इज नोन टू बी एज D&D, व्हाट वी कॉल इट एज D&D, डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस। डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस ये कर लीजिएगा आप। जैसे यहां आपको इसी चैप्टर की बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और ये टू द पॉइंट बात आपसे एक टीचर ही कर सकता है, ट्रथफुल टीचर, और कोई नहीं कर सकता। यहां आपको प्रूव करना है दैट रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जो होती है ना, वो 0.529 n² by z होती है।
आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको मुझे डिराइव करके देखना है और एक अलग से कॉपी में रख देना है। एक अलग पतली सी कॉपी बना लीजिए, बहुत मतलब 100-150 पेज की, ज़्यादा की नहीं। तो आपने ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीटली डेराइव करके रख लिया। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इससे पहले, ठीक है ना, जब मैं ये वाला एग्ज़ाम ख़त्म कर लूँगा 18 तारीख को, तो तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की DND, डेफिनेशन एंड डेरिवेशंस की कॉपीज़ उठा लूँगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कॉपीज़ उठा लूँगा, क्योंकि नीट के लिए तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है किसी भी हालत, और डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस फुर्ती से देख लूँगा। और बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं कर ही चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, वहाँ प्रूव करनी है। अब जब आप इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे तो आपको फील जाएगा कि ये आ कैसे रहा है। इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको दिखाई देगा कि यार ये जो यूनिट है ये एंगस्ट्रम में है, 0.529 n²/z, समझना है इसको। तो एक स्टूडेंट कहता है चलिए सर मैंने थोड़ा सा ये टीचर आपको करवा लेते हैं, अच्छे टीचर सब करवा लेते हैं। तो किसी ने कहा लेट वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। तो चलिए पहले एक बार जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको बता देता हूँ। तो आप हाइड्रोजन एटम के लिए यदि फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए जेड भी 1 हो जाता है। तो ये क्या आएगा, 529 एंगस्ट्रॉम आएगा। और 0.529 कितना होता है, हाफ एंगस्ट्रॉम होता है यार। तो कभी कभी कोई आपसे पूछ ले कि एटॉमिक साइजेस क्या हैं, तो बच्चा इधर उधर बगले झांकने लगता है। नालायक लोग होते हैं एक नंबर के। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं बैलेंस नहीं होता है ना। ये अपने मदर फादर को भी धोखा देते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। टीचर्स को तो क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, टीचर तो ठीक है यार, तेरी नियति ये है, तेरे भाग्य में ही लिखा हुआ है कि तू नालायक है, तू नालायक बन, हमें क्या लेना देना। टीचर समाज सुधारक थोड़ी यार, उसको दिख जाता है, ठीक है ना, वो झांक जाता है अंदर और पता कर लेता है कि पात्र है, सुपात्र है या कुपात्र है। तो वो कुपात्रों से भी दूर हो जाता है, पात्रों में से सुपात्र छांट के उनसे डील करने लग जाता है। तो आपको भी फील आ जाता है कि यार चलो अच्छा है सर, पूछ ही नहीं रहे, मज़ा आ गया मुझे तो। बट सर आपसे इसलिए नहीं पूछ रहे कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि आप नालायक हैं। और यार किसी को भी ये पता लग जाए कि वो नालायक है तो उसे शर्म तो आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लायक बनने की आपकी जो काबिलियत थी ना उसका आपने त्याग दिया। थोड़ा कड़े शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट ने ये फील लिया कि सर रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट और आपके हाइड्रोजन एटम में तो एक ही ऑर्बिट है यार, वो कितना है, हाफ एंगस्ट्रॉम है। तो अब अच्छा जो बच्चा है, जो बनता है, बनाया जाता है, कोचिंग यही करता है, वो कहता है सर आपके एटम का जो साइज है ना, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम होता है, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी होता है। और आपको पता है कि 1 फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर्स है। इस तरीके से सारी डिटेलिंग को लेता हुआ वो स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ से उसने कंक्लूड किया, इस जगह से उसने कंक्लूड किया, ठीक है ना। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल 1 था, नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2। एक छोटा सा चैप्टर है, बेहतरीन। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लीजिए, वैसे तो एंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बहुत अच्छे आपके सब्जेक्ट्स हैं और बहुत अच्छे चैप्टर्स इनमें हैं, ठीक है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई लिखते हैं इसको अधिकतर हम लोग। पीई मीन्स व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में से किसके, बोर्ड के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन ले रहा हूं कि जब 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं, हाउ मेनी वोल्ट्स, 10 वोल्ट, एग्रीड। जब 10 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पीईई स्टॉप हो जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का है, एक्सपेक्टेड। मैंने न जाने कितने स्टूडेंट्स को इसको देख के होश फाकते होते हुए देखा है अभी पिछले 10-12 दिनों में। ये क्या हो गया सर, ये इसलिए है कि पढ़ाई नहीं, ढोंग कर रहे थे पढ़ने का,
ये कह रहा है कि जब 10 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पोलरिटी से अप्लाई करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप आउट हो जाता है। ठीक है, तो उस मेटल से, मेटल के थ्रू ही होता है, आप जानते हैं सबके सब, तो उस मेटल से इमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब नहीं आता बच्चे को, और ये क्वेश्चन आपको फिर बता रहा हूं कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी है और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी भी, आइदर फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम कोटा और फ्रॉम बॉम्बे और फ्रॉम पटना और फ्रॉम वाराणसी, किसी भी जगह पे, लखनऊ, किसी भी जगह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा के देख लीजिए, प्रिंटेड मटेरियल जो आपको बांटा जाता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए मिलेगा। अब यहां पर प्रिपरेशन करते हुए फिर बच्चे ने वही लॉजिक अप्लाई किया कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को रोक दे, है ना, और उसने पढ़ा था, उसको बहुत सलीके से पढ़ाया गया था, तो वो कहता है सर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। सीधा है उसने, सर ये जो 10 वोल्ट है ये रोक रहा है ना, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फिर वो लिखता है स्टॉपिंग एनर्जी। एंड दिस स्टॉपिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे मल्टीप्लाई करना है, इट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? और के मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज E into V, where V is what? Stopping potential। और ये EV क्या है? It is stopping energy in electron volt। टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो के मैक्सिमम क्या आ गया आपके पास? मुश्किल से एक मिनट में उस स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने थ्योरी को ढंग से पढ़ा था, उसे पता था कि यार मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, और मुझे क्योंकि जेईई मेंस के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को तो 75% भी लेके आना है ना, SC ST कैटेगरी के लिए वो 65 है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 75 है। तो कीपिंग दिस इन माइंड उसने ढंग से उसको प्रिपेयर किया, और उसने लगा कि सर यही क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। एंड इसी तरह के क्वेश्चन 4 ऑप्शंस के साथ में, 4 ऑप्शंस में क्या क्या होता? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो वहां उठा के भी वो किसको टिक कर देता? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कंबाइंड फॉर्म में अलॉन्ग विद टीचर्स ये एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए, यस वी कैन। और लॉजिक है उसके पीछे कि हाँ कौन से अटेम्प्ट पर फोकस करना है, क्यों फोकस करना है। तो आज ही से सब लोग अपने अकॉर्डिंग, ये कस्टमाइज्ड होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड है। आप देख लीजिए कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने दिन में आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि मैथ्स के कुछ चैप्टर्स आपके वीक हों या केमिस्ट्री के कुछ वीक हों, वहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा हो, ठीक है ना। और वीकनेस आपको बहुत इजीली पता लग जाएगी, तो आप उठा के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से। उन क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू कर जाइए, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि यार मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। उन जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़िए, ठीक है ना, उन्हें पढ़िए। अभी कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डीजी कोटा आपको एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कि सपोर्टिव कोर्स दे रहा है, योर क्वेश्चंस आवर आंसर्स। आप उस पर भी जाइए, आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसका जो भी एक नॉमिनल कॉस्ट है, कुछ तो फ्री ऑफ चार्ज है और कुछ की नॉमिनल कॉस्ट है, मे बी 9 रुपीज़ और मे बी 99 रुपीज़ और मे बी 51 रुपीज़ लाइक दिस। 100 रुपये के आसपास में घूमती रहेंगी सारी चीज़ें आपकी। हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके वीडियो सॉल्यूशंस और वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए आप, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, बहुत जनरलाइज्ड है, जैसे ये लेक्चर आपका अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। तो हारिए मत और घबराइए मत, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्यों? क्योंकि
जीतना आपको है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आपको सपोर्ट कर सकता है सिर्फ, है ना। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि दूसरा व्यक्ति भोजन लाके आपको मुंह तक दे सकता है, मुंह के अंदर चबाना आपको है और आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अपना है, वही उसे डाइजेस्ट करेगा, वही उसे यूटिलाइज करेगा। सो इट इज यू पीपल, आप इंपॉर्टेंट हैं। तो धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में पूरी तरीके से जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और जब भी आपको महसूस हो कि हमें किसी के सपोर्ट की, किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो हम यहाँ तैयार हैं ना, आप सिर्फ एक व्हाट्सअप कीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।